मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था, मास नंबर पढ़ा था और उसके बाद आपके जो एनर्जी शेल होते हैं जिसको हम शेल कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करते हैं वो चीज देखे थे। आज बच्चों क्या देखेंगे हम, उससे आगे आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आपका एलिमेंट दिया गया है, उसके बाद आपको 3 कॉलम दिए गए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बच्चों फोर्थ जो कॉलम है वो क्या है आपकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है समझो, यहाँ पर जो फर्स्ट जो कॉलम दिए गए, फर्स्ट जो कॉलम दिए गए उसको आप नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स के नाम दिए गए। उसके बाद बच्चों जो दूसरी कॉलम है वो क्या है, इनके सिंबल है। H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, Li फॉर लिथियम, Be फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन एंड N फॉर नाइट्रोजन। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, पर यहाँ पर उन तीनों कॉलम को मैंने एक ही कॉलम में ले लिया है। ऐसा क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है, वो तीनों कॉलम के लिए एक जैसे है, ठीक है, इक्वल है। कैसे है देखो यहाँ पर, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बोला था कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, तो उसके जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसके जो एटॉमिक नंबर है वही उसके क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है, आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो उसके अंदर जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद बच्चों जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है आपके डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है बच्चों आपके डिफरेंट है। अगर बच्चों आपको इन फ्यूचर बच्चों अगर आपको साइंस लेना फिक्स ही है, मान लो कि आपको क्या करना है, आपको आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 से लेके हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, 1 से लेके 20 एलिमेंट तक आप उनके जो नंबर है, उनके जो एटॉमिक नंबर है वही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक 1 से लेके, यानी कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक क्या करना है बच्चों, आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक पूरा याद कर देना है, लर्न कर देना है। दूसरी क्या करनी है चीज बच्चों, आपको अगर हो सके तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आप याद कर लो, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों समझो, यहाँ पर बच्चों आपका जैसे कि हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे, और वही क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। हीलियम के लिए क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और वही क्या हो जाएगा बच्चा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 दिए गए, उसी तरह आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक क्या करना है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उनको लर्न कर देना है। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद अगर हो सके तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको लर्न करने। चलिए समझते हैं। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेंगे उसके अंदर 1 रहेंगे, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। चलिए आती है हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक जो नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। पर यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं बच्चों, 2 नंबर है। कितने हैं, 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 2 है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, 0 थे। हाइड्रोजन के अंदर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे, 0 थे। ये बच्चों दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, चलो अब बात करते हैं लिथियम की।
चलो बच्चे बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर लिथियम में आपका जो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 3 है। कितने हैं बच्चों, 3 है। पर उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बच्चों, वो कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4। यानी कि किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करो आप, यानी किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करो तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। पर उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बच्चों, वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसके अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने क्या होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पर उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हर एक एलिमेंट्स में क्या है, अलग है। अलग यानी कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होंगे उतने नहीं होंगे, पर उससे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे आपके, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसी तरह बच्चों आपको पूरा का पूरा एक टेबल दिया गया है, आपको पूरा का पूरा एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में मैंने क्या कहा बच्चों, आप क्या करो, तो हाइड्रोजन से लेके गैल्शियम तक पहले तो नंबर वाइज याद कर लो, नेम वाइज याद कर लो। उसके बाद हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, उस तरह से याद कर लो। और 1 2 3 4 आपको याद रह गया। अगर आपको 1 2 3 4 मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगर ये इस तरह से याद रह गया आपको, ठीक है, तो आपकी 3 चीजें हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी याद रह जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रह जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा। अगर आप इसको सीरियल वाइज करते हो, अगर आप इनको सीरियल नंबर वाइज अगर याद कर लेते हो तो ये तीनों चीज हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको ये याद रखनी। चलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों मास नंबर जो देखा था। तो मास नंबर में हमने क्या देखा था, जो मास होता है वो क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपका क्या होता है बच्चों, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझो यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर मुझे मास नंबर फाउंड करना है तो यहाँ पर उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। चलो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। तो क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कॉलम बनाऊं मास नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। चलिए अगर हीलियम की बात करें, अगर हीलियम की बात करें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है आपके, 2 है। और ये क्या है, 2 है, उसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए लिथियम की बात करते हैं, 3 + 4 क्या हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। चलिए बेरिलियम, चलिए बेरिलियम 4 + 5 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। चलिए बोरॉन की बात करें, 11, 6 + 6 क्या हो जाएंगे, 12, 7 + 7 कितने हो जाएंगे, 40। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मास नंबर हो जाएगा। मास नंबर क्या है बच्चों आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। क्लियर बच्चों। इस टेबल में क्या चीजें दिए गए हैं, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद इस तरह से सिंबल दिए गए हैं। सिंबल के बाद बच्चों क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर के अलग अलग कॉलम दिए गए। मैंने एक ही कॉलम में लिखा है क्योंकि उनके जो नंबर है वो इक्वल है, सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, एलिमेंट में अलग है। अलग मतलब किससे अलग है, तो जैसे कि अगर हीलियम की बात करें, ठीक है, जैसे कि हीलियम की बात करें तो हीलियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो भी 2 है। पर अगर हम लिथियम की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो 3 है। पर यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 4 है। यानी कि हो सकता है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हो या फिर उससे अलग, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर ये जो चीजें है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर बच्चों। चलिए उसके बाद बच्चों और आपको एक कॉलम दी गई है, नहीं और एक कॉलम दिए गए हैं जो सेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, वो अभी हम करेंगे। चलिए वो कंबाइनिंग कैपेसिटी के साथ ही हम देखेंगे। इसका नेक्स्ट बच्चों आपका टॉपिक है वो क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो उसके साथ ही देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों
अब हम बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइनिंग कैपेसिटी उसके साथ देखेंगे। चलिए हो क्या रहा है यहाँ पर ये समझो बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है समझे इस बात को। जैसे कि मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाद वाली जो फर्स्ट जो शेल होगी वो कौन सी शेल होती है? के शेल। उसके बाद कौन सी आती है बच्चों? एल। उसके बाद एम और उसके बाद क्या आती है? एन शेल आती है। के शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें बच्चों हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए चलो अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है समझो। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद के शेल रहती है। के शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा? हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हाइड्रोजन के बाद दूसरी बात करते हैं हीलियम। हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम रहेगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या हो जाएगा? उसका न्यूक्लियस रह जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि आपका जो के शेल था वो क्या हो गया बच्चों? आपका यहाँ पर जो के शेल था वो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर फुलफिल हो गया। क्या हो गया बच्चों? फुलफिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए के इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये ट्राई करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ट्राई करेगा। जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से वो चाहता है कि अगर वो एक को भी लूज कर दे, लूज कर दे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जबकि आप हीलियम की बात करो तो हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया बच्चों? स्टेबल हो गया। यानी कि ये हीलियम जो है बच्चों वो ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। चलो हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया, हीलियम के बाद लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस के बाद आपकी के शेल होगी, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? एल शेल में जाएगा। एक के शेल हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो लिथियम है के शेल तो अब उसकी फिल फुल हो गई, पर उसके बाद जो एल शेल है, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि उसको यहाँ पर एल शेल में मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी है। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। चलो अब आप मुझे बताओ कौन सी जो पॉसिबिलिटी है वो आपको सही लग रही है? कौन सी पॉसिबिलिटी है वो सही लग रही है कि जो इजीली है? ठीक है, जो इजीली हो सकती है, जो पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर क्या पॉसिबल है? आपका 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो आसान रहेगा, पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ट्राई करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से वो क्या करता है? 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है? नहीं करता। वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। इसी वजह से इसका जो जनरली जो वैलेंसी रहती है वो क्या रहती है बच्चों? लिथियम +1 रहती है। क्या रहती है? लिथियम +1 रहती है। हाइड्रोजन भी क्या होता है आपका? प्लस यानी लूज करना। ठीक है, +1। आप +1 लिखो तो भी चलेगा, प्लस लिखो तो भी चलेगा। प्लस का मतलब 1 ही होता है। H+ यानी क्या? कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को
लूज करता है। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। उसके बाद के शेल रहेगी, उसके बाद क्या रहेगी? एल शेल रहेगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो मुझे बताओ आप, बेरिलियम में क्या होगा? आप मुझे बताओ। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए तो सीधी सी बात है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसी वाले वजह से जो लिथियम है उस पर, जो बेरिलियम है उस पर कौन सा चार्ज होता है? बेरिलियम +2 होता है। क्या होता है बच्चों? बेरिलियम +2 होता है। क्लियर बच्चों? एकदम इजी है, धीरे धीरे समझो। सबसे पहले बच्चों हमने ये देखा कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। उसके बाद हमने हाइड्रोजन से बात करी। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यानी क्या कि यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसको क्या करना है? स्टेबल होना है। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, पर वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसकी वजह से क्या है? H+ है। हीलियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। के शेल में 2 चाहिए थे, 2 हो गए, वो स्टेबल हो गया। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। के शेल उसका फुल फिल है, पर लिथियम में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने होने चाहिए थे? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने जाएगा तो ज्यादा एनर्जी मतलब चाहिए होगी, पर उतनी एनर्जी है नहीं उसके पास। तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पर बेरिलियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद बात करते बच्चों बोरॉन की। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये के शेल हो गया, उसके बाद एल शेल हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा बच्चों? आप मुझे बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा बच्चों? लूज करेगा। तो इसलिए बोरॉन क्या होगा? जनरली आपका +3 होगा। क्या होगा बच्चों? +3 होगा, ठीक है। चलिए, बोरॉन के बाद बात करते हैं कार्बन की। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका फर्स्ट शेल हो गया, ये उसका सेकंड शेल हो गया, ये 2 हो गए। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसमें के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। अब देखो कार्बन में बच्चों क्या होता है, समझो इस बात को। वो ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती। जो कार्बन है बच्चों, जो कार्बन है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में, उसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में। पर वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वो दोनों में से एक भी चीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि होता क्या है बच्चों, वैसे तो ये चीज बच्चों आप क्लास 10 में सीखोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कार्बन जो है वो ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पर यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। जो कार्बन है बच्चों वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यहाँ पर क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। वो सारी की सारी चीजें आप 11 में पढ़ोगे, ज्यादा 10th 11 में पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन मतलब। आप सिर्फ क्या याद रखो, जो कार्बन है ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा ध्यान देना, बाकी आप अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं। जो कार्बन है, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और उसके सामने जो प्रोटॉन है वो 6 है। तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्टेबल नहीं रहेगा स्ट्रक्चर। दूसरी की क्या पॉसिबिलिटी है? वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सामने जो प्रोटॉन है वो 6 ही है। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से वो दोनों में से कोई भी चीज नहीं करता, मतलब यानी कि ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बच्चों समझ में आ गए। के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो वो देखना है आपको। आपका एलिमेंट्स देखना है। यहाँ पर बोरॉन कार्बन तक हम गए हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन के पास भी जा सकते हो आप। आपको क्या याद रखना है बच्चों?
आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस को देखो आप, सबसे पहले क्या करो, न्यूक्लियस को देखो, उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल ड्रॉ करो, उसके बाद क्या करो, के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद हो सके तो एल शेल में, उसके बाद हो सके तो एम शेल, उसके बाद में कहाँ पर जाओ, एन शेल में। ठीक है, चलो कार्बन तक हम ड्रॉ कर चुके हैं और 2-4 हम कर दे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम देखेंगे। ठीक है, चलो जब भी बच्चों वीडियो देखो तो आप नोट पेन अपने साथ में रखो, जो भी चीज ऐसा लग रहा है कि सर नोट करने वाली है तो नोट करते रहना है। ये बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसके बाद जो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। आपका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, बस यही सारी चीजें हैं, पर जैसे कि इजीली समझ नहीं पाओगे आप। तो देखो यहाँ पर, चलो कार्बन किया ना हमने, अभी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड सोडियम, इतने हम देखेंगे। अगर आप इतने ध्यान दे दोगे तो सिंपली हो जाएगा। चलो 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों नाइट्रोजन की बात करें, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद फर्स्ट जो शेल होगा वो के शेल, उसके बाद एल शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा बच्चों, एल शेल, एल शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, टोटल 7 थे, कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप फिल कर दोगे। चलो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने चाहिए थे बच्चों, 8 चाहिए थे, 5 हो गए। तो क्या करेगा नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सीधी सी बात है, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वहां पर कौन सा चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे जनरली -3 होता है। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कौन सा आएगा, एल शेल आएगा, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो यहाँ पर एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ऑक्सीजन पे जनरली क्या होगा बच्चों, आपका चार्ज कौन सा रहेगा, आपका -2 रहेगा। क्यों रहेगा ऑक्सीजन के पास -2, क्योंकि उसकी एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉसिबिलिटी, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद फ्लोरीन, के शेल, एल शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चे, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 है क्या, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब चाहिए कि कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि जो फ्लोरीन है उस पर जनरली क्या होगा, F- चार्ज होगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की, सॉरी नियोन की। के शेल, एल शेल, यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, के शेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए, एल शेल भी उसका तो कंप्लीट हो गया, के शेल भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर, वो कैसा हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया। यानी कि नियोन जो है बच्चों, वो क्या है, आपके इनर्ट गैसेस है। क्या है बच्चे, आपके इनर्ट गैसेस है। ठीक है, नोबल गैसेस है, वो जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों बात करते हैं सोडियम के। सोडियम का ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल, एल शेल, एंड ये कौन सा हो गया आपका, एम शेल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 5 6 7 एंड 8 हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि वहां पर कितने चाहिए आपके, ठीक है 18 लिखा है, पर जनरली आउटर मोस्ट शेल में क्या लिखते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपके। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज करेगा, इसलिए Na+। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ पर। फिर से एक बार देख लो, के शेल, एल शेल, एन शेल, एन शेल। ठीक है, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आपको किसी भी एलिमेंट के लिए मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि आप ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सेल वाइज, कि आप किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन को माइंड में रखोगे कि भाई ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, ठीक है, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप कौन सा शेल करोगे, न्यूक्लियस के बाद के शेल। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। उसके बाद एल शेल ड्रॉ करोगे, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फिर हमारा ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी के शेल में फिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर दूसरे जो 6 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर जाएंगे, आपके एल शेल में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, एल शेल में जाएंगे। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह बच्चों आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। ठीक है बच्चों। चलो अब कंबाइनिंग कैपेसिटी में क्या है बच्चों, यही सारी चीजें हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट शेल में फिल करोगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली हम उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर आपकी बुक में क्या दी गई है कंबाइनिंग कैपेसिटी में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर NH3 है आपके पास, उसके बाद H2O है, ठीक है, उसके बाद MgCO है, MgCl2 है। इस तरह से आपको कंपाउंड दिए गए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जैसे कि मान लो कि जो नाइट्रोजन है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो ऑक्सीजन है उसकी 2 हो जाएगी, जो मैग्नीशियम उसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी क्या बच्चों, कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम में, जैसे कि नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि नाइट्रोजन कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन या कितने क्लोरीन के साथ अटैच है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन या फिर कितने क्लोरीन के साथ अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, और मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ अटैच है, यानी क्या हो जाएगा, उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होते हैं, लूज कैसे होते हैं, ये चीज हमने देखी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और दी गई, द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहरी आपका जो शेल होता है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ठीक है, उसको हम वैलेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका आइसोटॉप्स। चलिए आइसोटॉप्स देखते हैं। चलिए बच्चों आइसोटॉप्स, चलिए आइसोटॉप्स में क्या है बच्चों, कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। चलिए लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एलिमेंट यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पर उसका जेड नंबर, इस तरह से क्या दिया था, स्टैंडर्ड नोटेशन दिखा था कि किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के किस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ये जो बच्चों है वो क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, आपका मास नंबर है। चलिए बच्चों अब होता क्या है बच्चों, समझो इस बात को। तो जो आइसोटॉप्स है यानी कि आइसोटॉप्स यानी क्या, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मैंने ड्रॉ किए। क्या किया है बच्चों, 3 आइसोटॉप्स हाइड्रोजन को मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पर आइसोटॉप्स यानी क्या बच्चों, यहाँ पर लिखो कि आप सेम प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
आइसोटॉप्स यानी क्या है कि जहां पर बच्चों आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, आपके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, पर आपका जो मास नंबर होता है, आपका जो बच्चों मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आपका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बच्चों, क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर से समझो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के मैंने 3 आइसोटॉप्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, ठीक, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर ट्रिटियम है, पर ये जो तीनों के तीनों है वो क्या है बच्चों, आपके हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों, आपके हाइड्रोजन है। हाँ, शर्त ये है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ये जो आपका हाइड्रोजन है कि जहां पर उसका एटॉमिक मास नंबर 1 रहता है, इसका जो अमाउंट होता है वो नेचर में बहुत ज्यादा होता है। मान लो कि 98 से 99% तक आपको यही मिलता है। तो इसी वजह से हम जनरली हाइड्रोजन जो लिखते हैं, हम जो हाइड्रोजन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, यही वाला लिखते हैं, इसी का ही हम यूज करते हैं। पर उसके अलावा आपको नेचर में और दो क्या मिलते हैं, उसके आइसोटॉप्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, एटॉमिक मास नंबर ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हमने क्या पढ़ा था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए, इस हाइड्रोजन के लिए बात करें तो यहाँ पर बच्चों उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 1 है, प्लस न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर बच्चों न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए, अब बात करें ड्यूटेरियम की, तो उसके अंदर जो मास नंबर है वो 2 नंबर है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों 1 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं बच्चों, न्यूट्रॉन 1 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, मास नंबर ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपके हाइड्रोजन में H11 में आपका न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या है, 2 है। क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन आपके यहाँ पर हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पर ड्यूटेरियम में 1 है, और ट्रिटियम में क्या है बच्चों 2। कितने न्यूट्रॉन है बच्चों, 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो तीनों में क्या है, अलग अलग है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से यहाँ पर आपके जो मास नंबर है वो भी क्या है, आपके अलग अलग। क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, फिर से बच्चों देखो, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर क्या हो जाएगा उसका, डिफरेंट हो जाएगा। मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मास नंबर क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ऐसा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, पर मास नंबर क्या है बच्चों, डिफरेंट है। क्या है बच्चों, डिफरेंट है। क्लियर बच्चों, उसके अलावा आपको कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ये वहां पर क्या हो रहा है, चलो वो भी देखते हैं। वहां पर यहाँ पर जो कार्बन है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 ही होता है, पर यहाँ पर 12, 13 एंड 14 यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स यानी क्या बच्चों, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके सेम रहेंगे, पर जो मास नंबर होगा वो क्या होंगे, आपके डिफरेंट होंगे। क्लियर बच्चों, क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जो बात की ना, ये जो आपको मिलता है वो 99.98% मिलता है। ये जो बच्चों है जनरली हम कौन सा लेते हैं बच्चों, यही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 99.98% तो आपको यही मिलता है, इसी वजह से। क्लियर बच्चों, चलिए, उसके बाद बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पर उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी दी गई है। वहां पर आपको अलग अलग आइसोटॉप्स के यूज दिए गए हैं, जैसे कि आपको यूरेनियम 92-235 का जो यूज दिया गया है, यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसका एज ए फ्यूल यूज होता है। जो कोबाल्ट है वो कैंसर के ट्रीटमेंट यूज होता है। उसके बाद जो आयोडीन है वो गोइटर में यूज होता है, थायराइड कैंसर में। और उसके बाद आइसोटॉप कार्बन यूज्ड इन आर्कियोलॉजी में उसका यूज होता है। क्लियर बच्चों, तो इसी तरह बच्चों आपके जो अलग अलग जो आइसोटॉप्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। क्लियर बच्चों,
जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं पर मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। क्लियर बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम पढ़ा कि जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी यानी क्या कि किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि सोडियम जो था, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमने क्या पढ़ा, सब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा। उसके बाद बच्चों ने क्या पढ़ा, आइसोटॉप्स पढ़ा। आइसोटॉप्स में क्या होता है बच्चों, आपके एक ही एलिमेंट के आपको अलग अलग आइसोटॉप्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम मिलते हैं, जहां पर आपका H11, जहां पर आपका जो हाइड्रोजन है उसका मास नंबर 1 है, पर यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में क्या है आपका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 1 ही है दोनों में, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से वहां पर आपका जो मास नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आज हमने पढ़ी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना